जंग तेज हो चुकी है। दिग्गज नेता एक दूसरे को घेरने में जुटे हुए हैं। नेता एक दूसरे पर उठा रहे हैं बड़े बड़े सवाल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा है निशाना। कई मुद्दों को लेकर के पीएम मोदी ने कसा है तंज और ये भी कहा है कि ये पुराना माल है, नई पैकिंग के साथ पेश किया जा रहा है और इन सब की जमानत जो है जब्त होगी। तो पहले गिल साहब के पास चलते हैं हम। चलिए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है एग्जैक्टली। उनका भविष्य छीना, लेकिन आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए। गिल साहब से जानना चाहेंगे। गिल साहब जी, ये जो इंडिया ब्लॉक है, मुझे लगता है इसमें नेतृत्व का अभाव है। शायद यही कारण है कि वो सारे दल एकजुट होकर के एनडीए के खिलाफ या एनडीए को परास्त नहीं कर सकते। विनोद जी देखिए, मैं आपका जो मूलभूत सवाल था जी कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो चुनावी स्थिति है, जिसमें एक तरफ भाजपा है, भाजपा की क़यादत में एनडीए है जी, और दूसरी तरफ इंडी ब्लॉक है, हाँ, जिसको कांग्रेस बाय एंड लार्ज लीड कर रही है जी। तो मैं तो अपने कमेंट्स को वहां तक महदूद रखूंगा। मैं किसी राजनीतिक दल के बात करने के लिए यहाँ नहीं बैठा, क्योंकि पत्रकार हूं, तो मैं वही बात करूंगा जो धरातल से जुड़ी है जी। मैं तो नेशनल मूड देख रहा हूं, मैं तो नेशन धरातल पर क्या स्थिति है उसके बारे में बात कर रहा हूं। ये आपने जो कहा कि इस समय जो इनका आपस में जो आने वाले समय में होगा, वैसे तो राजनीति में अभी चुनाव में काफी समय है, मैं समझता हूं, चाहे नोटिफिकेशन निकल भी जाए। राजनीति में एक हफ्ता भी जो होता है ना, एक हफ्ता भी, वो भी एक बड़ा डिसाइसिव हो जाता है कभी कभी। ये डिपेंड करता है कि क्या राजनीतिक घटनाक्रम आने वाले समय में होगा। जैसे जैसे जो अभी पिछला घटनाक्रम अगर मैं देखूं, चाहे वो राजनीति से प्रेरित था या किसी ने कोई रिलीजियस कार्ड खेला या किसी ने क्या किया, उसको अलग छोड़िए, मैं उसका इम्पैक्ट देख रहा हूं आवाम में, लोगों में एक उत्साह जागा है कि जो झुकाव है वो एनडीए की क़यादत, ये भाजपा की क़यादत में एनडीए की तरफ है। लेकिन उस समय स्थिति ये थी कि ये विपक्ष के जो क्षेत्रीय दल हैं और कांग्रेस में एक चुनावी तालमेल नहीं हो रहा था। आज हो रहा है, 2-3 जगह, जैसे आपसे हो गया, सपा से हो गया, बड़ी बात नहीं है, कल टीएमसी से भी हो जाएगा। हमारी स्टेट में तो 5 ही सीटें हैं, यहां भी कुछ बन जाएगी, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये यूनाइटेड हैं और यूनाइटेडली लड़ेंगे चुनाव, तो कुछ उस इंपैक्ट पर असर डाल सकते हैं। अदरवाइज इनके वजूद का सवाल खड़ा हो चुका था जी। क्योंकि लोग अगर अल्टरनेटिव चाहते हैं, अगर मान लीजिए अगर भाजपा की तरफ एक झुकाव है, एक परसेंटेज ऑफ वोट का ही होता है ना, मान लीजिए जो डिसाइसिव परसेंटेज ऑफ वोट है, अगर उसका झुकाव भाजपा की तरफ है, तो आपका अल्टरनेटिव उसके पास क्या है? अल्टरनेटिव देने के लिए आपके पास फेस ही नहीं है नेशनल लेवल पर। तो ये जो एक अविश्वास है आपका कांग्रेस के साथ और सपा का, पिछला आप इतिहास देख लीजिए क्या हुआ है, गठजोड़ हो जाता है, लेकिन चुनाव के टाइम पर बहुत सारी षड्यंत्र होते हैं, बहुत सारे सिचुएशन बदल जाती है ग्राउंड पर। तो मैं ये समझता हूं कि आने वाले घटनाक्रम पर बहुत कुछ मुनस्सर करता है, उस पर बड़ा दारोमदार है। अगर सब ये ठीक बैठा और एक ढंग से चुनाव हुआ जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, तो मैं समझता हूं कि मुझे अभी भी लगता है
कि आज की स्थिति में वो जो ग्राफ है वो एनडीए की तरफ जाएगा, जब तक कि कोई बड़ी घटना ऐसी ना हो जाए राजनीति जिससे लोगों का मूड बदल जाए। जी, मेरा ये कहना है। जी जगदीप जी, आपका यह आरोप रहता है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की यानी पोलराइजेशन की राजनीति करती है। क्या उसका तोड़ आपके पास है? ये जीडीपी लेकर के आप पब्लिक के बीच में जाएंगे, पब्लिक को समझ नहीं आएगा। विनोद जी, देखिए एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस का शुरुआती जो एक मैं कहूँगा संस्कृति रही है वो बड़ी सेकुलर रही है और इसमें किसी भूमिका की जरूरत नहीं। लेकिन सवाल ये है, मैं दो तीन चीज़ें अब आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि आप मुझे भी 3-4 मिनट दें ताकि मैं कुछ बातें, क्योंकि जब आप दिग्भ्रमित करना शुरू कर देते हैं अपने ही लोगों को, अपने ही जनता को, तो एक बड़ा पाप है। पहली तो बात यह कि जब मैंने बात की माननीय प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़े ससम्मान कहना चाहता हूँ, जब भी इस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो आभास ऐसा होता है कि देश का प्रधानमंत्री नहीं बोल रहा, बल्कि कोई मैं वो शब्द जो है यहाँ मैं नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो गरिमामय पद है और हम उस पद का बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन देखिए क्या क्या रहे हैं। अगर नशेड़ी की बात की है, राहुल जी ने जो शब्द बोले हैं, मेरे नेता है, उन्होंने उन युवाओं का दर्द सुनकर, उन युवाओं की पीड़ा सुनकर, भुक्तभोगियों की बात सुनकर यह कहा है, और माफ कीजिएगा आप नशे की बात करते हैं, हमारे देश का नौजवान नशेड़ी होगा क्यों नहीं, जरा बताइए। जब तक अडानी जैसे पूंजीपतियों के एयरपोर्ट से करोड़ों अरबों रुपए की जो है वो ड्रग्स मिलती रहेगी तो ये स्थिति बनी रहेगी। दूसरी बात, मेरे दोस्त जो है अभिजीत जी बड़े अच्छे बुद्धिजीवी हैं, बड़ा इनका बौद्धिक ज्ञान बहुत बढ़िया है, इतिहास की बहुत बढ़िया समझ रखते हैं। अक्सर जब बात करते हैं 84 के दंगों पे ले आते हैं, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं 84 के दंगों का, मैंने भुगता है 5 साल की उम्र में। और आज मैं बता दूं कि कांग्रेस ने, अगर ये 84 के दंगों के बाद जो स्थिति बनी, कांग्रेस ने बड़ी मर्तबा हाथ जोड़कर इस देश से माफी मांगी है, कांग्रेस ने अपनी गलती को स्वीकार किया है। लेकिन इन्होंने क्या किया जरा मैं आज बता दूं आपको, ताकि दोबारा इनकी मजाल ना हो किसी मंच पर 84 के दंगों की बात करने की। इन्हीं की पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी में वो तस्वीर के साथ छापते हैं, खुद छापते हैं कि वो वाजपेयी साहब के साथ अमृतसर में जाकर विरोध प्रदर्शन करते हैं कि यहां सेना लाई जाए। इन्हीं की पार्टी का एक राष्ट्रीय नेता हरबंस लाल खन्ना, जो दरबार साहब मॉडल जो है वो रेलवे स्टेशन के बाहर तोड़ता है, और इनका नारा क्या होता है, मैं अगर वो नारा बताऊंगा तो सही नहीं लगता यहां बोलना क्योंकि हमारी भी कुछ मर्यादा है। लेकिन देखिए आज स्थिति क्या बना रही है, मैं रह रहा हूं, लेकिन देखिए आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, यू विल गेट इट। मेरा सवाल यह है कि अगर आज टोपी पाकिस्तानी हो गई है, पगड़ी खालिस्तानी हो गई है, तो क्या सिर्फ हाफ पैंट है जो वो हिंदुस्तानी रह गई है? दिस इज नॉट द वे। ये देश कीजिएगा, देखिए पूरी बैठ कर ली है। देखिए इस तरीके से अगर आप इस देश के अंदर बंटवारा करेंगे, मैंने पहले भी कहा 84 के दंगों की बात जब इन्होंने छेड़ी तो मैंने बता दिया कैसे परिस्थितियां, कैसे कैसे नारे लगे, किस तरीके के हालात वहां बना दिए गए। तो ये आज स्थिति बन चुकी है जिस पर हमें बड़े स्पष्ट शब्दों में मुझे कहना चाहिए, हम राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारी पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए। जैसे मैंने इनसे सवाल पूछा, उस पर कोई जवाब इन्होंने नहीं दिया। ये नेशनल हेराल्ड में ले आते हैं, अगर उसमें कुछ होता तो अब तक हमारे माननीय नेता जो है उनको ये सलाखों के पीछे भेज चुके होते। लेकिन उन 30 कंपनियों की मैं बात फिर इनसे पूछना चाहता हूं जिसका ये जवाब नहीं देंगे। मुझे लगता है पूछ ही लेना चाहिए। आप विभाजन की राजनीति करते हैं, 2-4 दिनों के बाद चुनाव आयोग की, आप बंटवारे की राजनीति करते हैं, 80-20 की राजनीति करते हैं, गीता कुरान की राजनीति करते हैं, मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं। ये आरोप कांग्रेस ने लगाया। देखिए मैं इनके आरोपों के ऊपर, उनकी बातों के ऊपर तो जाऊंगा नहीं। इनका ज्ञान जिस राहुल गांधी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से वहां से आती है, मैं बोला नहीं, बीच में अब आप बोलेंगे तो असभ्यता इसी कहा जाता है मेरे ख्याल से। अभी आप असभ्यता का पाठ पढ़ा रहे थे तो सुन लीजिए ना, मैंने आपको पूरा मौका दिया। अब बात यहां पर आती है कि देखिए इन्होंने जो झूठ पे झूठ बोले, जी अडवाणी जी ने ऐसा कहा, फलाने, सब झूठ पे झूठ, सरासर झूठ। अब मैं आता हूं जरा पूरी, मैं बोल रहा हूं फिर बोलने का, फिर आप बीच में बोलने, फिर मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, मुश्किल हो जाएगी ना। ऐसा किसी के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं ना, जब मैं बात कर रहा हूं तो कर लीजिए ना, फिर ये तो असभ्यता है ना जो आप बता रहे हैं, तो सुन लीजिए। अब बात ये आती है कि खुशवंत सिंह, आपको पता है जो पागल की डायरी लिखा करते थे पंजाब के, बहुत अच्छा कॉलमनिस्ट थे, उन्होंने उस समय इन्हीं के एमपी राज्यसभा थे वो, आपको पता है, और उन्होंने उस समय खड़े होकर कहा था, खासकर 84 के दंगों के ध्यान भटकाने की है, ये राहुल गांधी का कहना है। देश सबका है, भागीदारी कुछ की है, राहुल गांधी का कहना है। यानी राहुल गांधी ने जवाब दे दिया है जो प्रधानमंत्री ने इंडिया ब्लॉक को लेकर के तर्क कसा था कि ये पुराना माल है, नए तरीके से पेश किया जा रहा है, इन सबकी जमानत जो है जब्त हो जाएगी।
मैं सोहित जी से जानना चाहूंगा, सोहित जी आप ना 5 में है ना 50 में है, आपको तो ना इंडिया ब्लॉक साथ में लेके चल रहा है, आप खुद ही सबके पीछे भाग रहे हैं, इतनी मजबूरी क्या है? आप देखो बात ऐसी है, ये आपकी सोच होगी ना 5 है ना 50 में, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा वजूद जम्मू कश्मीर में बहुत मजबूत है, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मजबूत है तभी बीजेपी हमारे साथ जुड़ी और कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ी। ये अपनी जगह हम बहुत मजबूत हैं इस बात की। और मुजफ्फरनगर जैसे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में आते हैं, आपके कद्दावर नेता हो। बिल्कुल डेमोक्रेसी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, हमने किसी को रोका थोड़ा है जी, किसी को रोका तो नहीं ना है, कोई भी कहीं भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी यहां तक बात रही है भारतीय जनता पार्टी की, ये कहती कुछ है करती कुछ है, तो उससे अच्छा हम लोग हैं, हम जो स्टैंड लेते हैं, हमने 370 पे स्टैंड लिया है, वो रखा है। और जो हालात इन्होंने, अब आप मिसलीड करेंगे 370 को लेकर के भी, क्या पब्लिक को आप मुझे बताइए, पब्लिक को भरोसा दिलाते, आप मुझे एक बार बताइए, यही मोदी साहब हैं, पहले पुलवामा में अटैक हुआ तो शहीद आदमियों को साथ लेकर आम जनता में जाकर उन्होंने वोट मांगे। आज वही मोदी साहब हैं, फिर से जम्मू में आकर 370 की बात कर जम्मू कश्मीर की जनता का कत्ल कर आप फिर पूरे भारत में जाकर वोट मांगने लगे हैं। मतलब जम्मू कश्मीर एक ऐसा वो बन गया हुआ है, लड़ाई का अखाड़ा बन गया हुआ है, जिसने भी किसी ने अगर जीतना है तो वो जम्मू कश्मीर को आगे लाओ, चाहे उसमें पुलवामा अटैक हो, चाहे जम्मू कश्मीर की जनता पे जो इन्होंने कत्ल किया है वो एक अटैक है, बस उसी को लेकर ये चर्चाएं लेकर आगे चल रहे हैं। ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है, जो हालात भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में ये बनाने जा रही है। जी गिल साहब, क्या लगता है रुख क्या है, रुख किस तरफ, ऊंट किस तरफ बैठ रहा है? ये आप जम्मू कश्मीर के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, ओवरऑल आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, ओवरऑल सिनेरियो देख रहा हूं मैं। देखिए ऐसा है, राजनीति जो है, आफ्टर ऑल जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जी, चाहे वो प्रतिपक्ष में है या विपक्ष में है, उनका काम है राजनीति करना। तो आप ये देखिए, ये जो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, भ्रष्टाचार कोई नया मुद्दा नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट या विकास का मुद्दा नया मुद्दा नहीं है। जो मजेदार बात यह है कि जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो गरीबी हटाने की हो, चाहे वो आप ये कहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हो या जीडीपी की हो, जी जैसी भी है, अगर आप दल बदल दें तो स्टेटमेंट आज से 20 साल पहले भी वही अखबारों में सुर्खियां बनती थी, आज भी वही, आज भी वही है। तो मैं समझता हूं ये राजनीति का विषय है, राजनीतिक दलों को इसमें बिजी रहने दें। मैं तो सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि ये जो गठबंधन अभी हुआ है जी, हम तो चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि जमहूरियत के लिए इस राष्ट्र में अपोजिशन के लिए एक अच्छी मजबूत अपोजिशन पार्टी होनी चाहिए जी, तभी सरकार पर अंकुश रहता है। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि क्षेत्रीय दल अपने लेवल पर तो लड़ते हैं, लेकिन एक मजबूरी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सही विपक्ष वो अपनी अहम भूमिका नहीं निभा सका, जिसका फलस्वरूप ये मैं अभी की सरकार की बात करूंगा, इस सरकार में एरोगेंस का एलिमेंट आ गया। ये सरकार में लोक हित की स्कीमें तो बहुत चलाई, लेकिन जो डिस्कनेक्ट है ये ब्यूरोक्रेसी पर ज्यादा चलती है ये सरकार। ये कि राजनीतिक चैनल जो होता है ना, एक हायरार्की होती है, वो मिसिंग है कहीं। इसकी वजह से लोगों को इसकी तकलीफ भी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं है। तो जब आप कोई राष्ट्रीय स्तर पर कुछ फेस दे देंगे या अपनी पॉलिसीज को प्रत्यक्ष रूप से पब्लिक में यानी कन्विंसिंग वे में रखेंगे, तो ही लोग अल्टरनेटिव की तरफ झुकेंगे। आधे मिनट में, 30 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट करेंगे। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो जोड़ तोड़ की राजनीति, बांटवारे की राजनीति करते हैं, देखिए 30 सेकंड आपके पास रहेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये जो आंकड़े हैं या जो प्रैक्टिकल चीजें वो प्रैक्टिकल होती है। जो शब्द इन्होंने भी यूज किया, इसे हम अहंकार नहीं कहते, इसे विश्वास कहते हैं। विश्वास आप पे कब आता है? विश्वास तब आता है जब 20 से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर 5 सालों में ऊपर आ जाते हैं, उसे विश्वास कहा जाता है। जब हर घर में नल और नल में जल और वो भी स्वच्छ पहुंचता है, तब इसे विश्वास को कहा जाता है। विश्वास वो होता है कि जब आपने पकड़ा था तब पर कैपिटा इनकम आपके देश की 70
70,000 कुछ के करीब थी और अब 90,000 से 32% की ग्रोथ जब आती है उसे विश्वास कहा जाता है। विश्वास जब लोग दिलाते हैं तभी आप 2014 से जब शुरू हुए उससे बड़े आंकड़ों में आप 2019 में आए और 2024 में आप 400 के पार जाने वाली है। जगदीप जी, मीडिया का जमाना है। जगदीप जी चलिए जगदीप जी 30 सेकंड आपके पास। 30 सेकंड में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मेरे भाई साहब जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने की, इसी चैनल पर बैठ के इतने झूठ तो ये बोल गए। एक आखिरी बात इनको बता दूं, इन्होंने मार्मिक और बड़ा दारुण वर्णन किया विभाजन का, तो ये इन्हीं के वैचारिक पुरखे थे जिन्होंने सिंध में जाकर मुस्लिम लीग के साथ ना केवल सरकार बनाई, जब भारत पाक विभाजन की बात आई तो बाइकआउट तक नहीं कर सके ये लोग। चलिए अभिजीत जी बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शोहिद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गिल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।